आज हम देखने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र यानी कि हमारे सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, हमारा श्वसन अंग क्या है और अन्य जीवों का श्वसन तंत्र क्या है, उसके वो सांस कैसे लेते हैं, इसे हम इस वीडियो में समझेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी ऑक्सीजन लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं तथा वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ पौधे जिस ऑक्सीजन को छोड़ते हैं उसे हम लोग लेते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फिर छोड़ते हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस इस वायुमंडल में बना हुआ है। हम समझेंगे कि अन्य जीव जो है वो श्वसन अंग उनका क्या क्या होता है। जैसे जो स्तनधारी है, स्तनधारी फेफड़े की मदद से श्वसन क्रिया को करता है। कीट जिसका ये श्वास नली है, श्वास नली की मदद से वो श्वसन क्रिया को करता है, मतलब सांस नली की मदद से वो सांस लेता है। जलीय जीव जो होते हैं उनमें गिल्स होते हैं। मछलियाँ जो होती हैं उन मछलियों में गिल्स होता है और गिल्स को क्लोम भी कहते हैं और उसी की मदद से, जिसे गलफड़े कहते हैं, उसकी मदद से वो सांस लेता है। मेढक यानी कि उभयचर जो है, मेढक जब भूमि पर होता है तो वो फेफड़े के द्वारा सांस लेता है और जब वो भूमि के अंदर रहता है तो त्वचा के द्वारा सांस लेता है। इस तरह से विभिन्न तरह के जीव जंतु अलग अलग प्रकार से श्वसन क्रिया को करते हैं, उनका श्वसन अंग अलग अलग होता है। मानव जो है, मानव में श्वसन तंत्र के रूप में, श्वसन अंग के रूप में 2 फेफड़े होते हैं। फेफड़े के माध्यम से वो श्वास देता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों को अपने नासाद्वार के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं। ये गैस कौन कौन से हैं? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग हवा के माध्यम से लेते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। यह होता है सांस लेते समय। सांस लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं और सांस छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। ठीक है। और जब सांस छोड़ते हैं उस समय नाइट्रोजन की मात्रा तो सेम रहता है 78%, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा 17% हो जाता है। सांस लेते समय 21% और छोड़ते समय 17% हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मात्रा सांस लेने के समय 0.03% होता है और जब सांस छोड़ते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% हो जाता है। अब हम लोग श्वसन की प्रक्रिया को देखते हैं। श्वसन प्रक्रिया में हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हवा है वो हमारे इस नसा द्वारा यानी नाक के द्वारा अंदर आता है। नाक में हम लोग जानते हैं कि 2 छिद्र होते हैं जिनसे हवा अंदर आता है। इसमें नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। उन बालों में जो वायु में मौजूद धूल कण मिट्टी है वो सब फंस जाता है और शुद्ध वायु शरीर के अंदर आता है। अगर कोई कण बहुत छोटा है और वो बाल के माध्यम से नहीं रुक पाया तो नाक में म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जिसमें धूल मिट्टी के कण जो है उसमें फंस जाते हैं और कुछ समय के बाद हम वही अवशिष्ट के रूप में अपनी नाक से बाहर निकाल देते हैं और फिर शुद्ध वायु अंदर आ जाता है। यानी कि म्यूकस धूल मिट्टी को रोकने में मदद करता है और उससे पहले जो बाल होते हैं, छोटे बाल, वो हवा में मौजूद अशुद्धियों को रोक देता है। अब यहाँ से जो है हमारा जो हवा है वो आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर बढ़ता है तो वहाँ पे ग्रसनी मौजूद रहता है। ठीक है। ग्रसनी एक ऐसा अंग है जिसमें अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से हवा भी आ रहा है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो फूड है, खाना है, भोज्य पदार्थ जो है वो आ रहा है। तो ग्रसनी जो होता है वहाँ से हवा भी आता है और जो खाद्य कण है वो भी वहीं से प्रवेश करता है। तो ग्रसनी एक ऐसा अंग है जो हवा को भी ले जाने का काम करता है और जो खाद्य कण है उसे भी ले जाने का
काम करता है। ग्रसनी से जब नीचे आता है हवा तो वहाँ पे कंठ मौजूद रहता है जिसे लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स यानी कि इसे वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। यहीं से हमारा आवाज़ निकलने का काम होता है। आवाज़ निकलने वाला यही है, लैरिंग्स, और जिसे हिंदी में कंठ कहा जाता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर श्वास नली होता है। श्वास नली जो कि मांस का बना हुआ एक नली होता है, और चूँकि इस श्वास नली जो है इसमें से हवा प्रवेश करना है, तो चूँकि ये मांस का बना है तो अगर ऐसे ही रहेगा तो दोनों मांस की दीवारें आपस में तो चिपक जाएंगी, तो सांस हवा तो नहीं जा पाएगा, जिससे हमारा दम घुट करके मौत हो सकता है। तो इसे ऐसे फैले रखने के लिए यहाँ पर एक कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज लगा होता है। रिंग्स, सी आकार का, सी शेप का ये रिंग्स होता है जो कि श्वास नली की दीवारों को फैला कर रखती है, जिससे कि हवा आसानी से आ सके। ये श्वास नली आगे जा कर के दो भागों में डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। इस दोनों भागों को श्वसनी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे ब्रोंकस कहा जाता है। और श्वसनी की दीवारें फिर आगे जाके पतली पतली भाग में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनिका कहते हैं। यहाँ पर जो श्वास नली है वो आगे दो भाग में बट गया, जिसे श्वसनी कहे, और श्वसनी की दीवारें जब आगे जाकर और बढ़ गया तो उसे श्वसनिका कहते हैं। ब्रोंकियोल्स, इंग्लिश में इसे ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। श्वसनी की दीवारों पर इस प्रकार का एक गुच्छा जैसा होता है जिसे कुपिका कहा जाता है। जिस तरह गोभी का फूल होता है उसी के आकार में, उसी के शेप में ये कुपिकाएँ होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना और उसे शरीर से बाहर निकालना, और उसके बाद ऑक्सीजन इसी में आकर भर जाता है। कुपिका की दीवारों पर ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिकाएँ जुड़ी होती हैं जो ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के हृदय तक पहुंचा देता है, और हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर यहाँ छोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो लंग्स है वो श्वसन का काम करता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रसनी के पास एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस का काम ये है कि हवा को श्वास नली में पहुँचाना और भोजन को ग्रास नली यानी फूड पाइप में पहुँचाने का काम करता है। दोनों को डिवाइड करने का काम एपिग्लोटिस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिस जो है वो बंद हो जाता है, और भोज्य पदार्थ के समय एपिग्लोटिस खुल जाता है, जिसके द्वारा जो खाद्य कण है वो फूड पाइप में चला जाता है, और जब बंद हो जाता है तो फिर हवा अपने श्वास नली में चला जाता है। एक बार हम फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। नसा द्वार के द्वारा हवा जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। वहाँ से प्रवेश करने के बाद फिर ग्रसनी में पहुँचता है। ग्रसनी से होते हुए आगे जा कर के लैरिंग्स में पहुँचता है। ग्रसनी को फेरिंग्स कहते हैं, और आगे जाकर लैरिंग्स में पहुँचता है। लैरिंग्स जो होता है उसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। हम जब अपने कंठ पे अपना हाथ रखेंगे तो वहाँ पे एक वाइब्रेशन के जैसा मौजूद कंपन महसूस होगा, वो लैरिंग्स है। कंपन के द्वारा आवाज़ निकलता है। वो किसी और वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आवाज़ कैसे उत्पन्न होता है। फिर आगे जा कर के श्वास नली में हवा पहुंचता है। श्वास नली में एक रिंग ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है जो श्वास नली की दीवारों को फैला कर रखता है, जिससे हवा अंदर प्रवेश कर सके। यहाँ से हवा दो भागों में, ये श्वास नली आगे दो भागों में बढ़ जाता है, और जिसे हम लोग श्वसनी कहते हैं, जिसे ब्रोंकस कहा जाता है, हिंदी में श्वसनी कहते हैं। श्वसनी से होते हुए जो हमारा हवा है आगे फिर और अन्य भागों में बढ़ जाता है, और इस श्वसनी के अलग अलग भागों को जो बढ़ता है उसे हम श्वसनिका कहते हैं, जिसे ब्रोंकियोली कहा जाता है। ब्रोंकियोली के किनारे पे दीवारों पर इस तरह की कुपिका बनी होती है, और कुपिका के माध्यम से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है। अब जो हमारा लंग्स है, हमारा जो फेफड़ा है, वो स्वतः अपने आप से फूलता और पचक नहीं सकता है। अब फैलना और सिकुड़ने का काम खुद नहीं कर सकता है। इसमें इसकी मदद डायफ्राम करती है। फेफड़े के फूलने और सिकुड़ने में डायफ्राम
बहुत मदद करता है। डायफ्राम लगभग 70% तक फेफड़े को फैलाने में और सिकुड़ने में मदद करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम की दीवारें नीचे की ओर आ जाती है और जिससे कि फेफड़ा फूल जाता है, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो चेस्ट है, हमारा जो छाती है वो पचक जाता है, क्योंकि डायफ्राम जो है वो नीचे से फोर्स करता है, जिसके की कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में है वो बाहर निकल जाता है। हम लोग जानते हैं कि डायफ्राम के नीचे के भाग में जो पाचन तंत्र का अंग जैसे कि अमाशय, अग्नाशय, ये सब मौजूद रहता है, और ऊपर के डायफ्राम के ऊपर वाले भाग में श्वसन तंत्र मौजूद रहता है। मानव श्वसन तंत्र की कार्य व्यवस्था को आप अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।